जो टेक्निकली लेनी चाहिए। सिनेमेटिकल लिबर्टी दो तरीके की होती है। मैं चूँकि थोड़े पुराने स्कूल का स्टूडेंट हूँ और फिल्म के ग्रामर को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, तो सिनेमेटिकल लिबर्टी मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके की होती है। एक होती है कि आप स्क्रिप्ट लेवल पे कितनी सिनेमेटिकल लिबर्टी ले रहे हैं, और दूसरी होती है कि आप टेक्निकल लेवल पे आप कितनी सिनेमेटिकल लिबर्टी लेके आप फिल्म को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसमें हमने स्क्रिप्ट लेवल पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जहाँ तक हमने कोशिश की है कि नॉवल की जो आत्मा है, नॉवल का जो जिस्म है, उसको बरकरार पूरा मेंटेन किया जाए, उसकी आत्मा को जीवित रखा जाए। तो वो हमने पूरे उसको थ्रू आउट हमने उसके कैरेक्टर्स को सबको मेंटेन रखा है। कहानी में चूँकि कहानी अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये है तो एक दहेज की कहानी। एक दहेज की प्रॉब्लम हमारी देश में शुरू से रही है, सालों से रही है, और किस तरीके से एक फैमिली दहेज की वजह से, एक पुलिस दरोगा किस तरीके से दहेज की वजह से उसका पूरा परिवार गिर जाता है, एक परिवार की खुशियां बिखर जाती है, और उसी परिवार की एक बेटी जो किसी तरह सरकमस्टांसेस से वाईजी के कोठे पे पहुंच जाती है, और वहाँ पे हमारे यशपाल शर्मा जो हैं वो उसके हस्बैंड होते हैं। और एक मैं ज़रूर बात कहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के और शरद चंद्र जी के नावल में कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप उठा के कोई नावल पढ़ लीजिए, कोई कहानी पढ़ लीजिए, आपको कभी, ये बड़े राइटर्स की खासियत थी कि इनके नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होते थे, इनके हालात नेगेटिव होते, वो बन जाते थे। तो हाँ, वो शेड आ जाता था, लेकिन इनकी कोई ऐसा नहीं था कि जैसे आज हम फिल्मों में दिखाते हैं कि कुछ भी नेगेटिव हो गया, बिना वजह के कुछ आपने उसको क्रिएट कर दिया। तो इनकी जो सरकमस्टांसेस थे वो बहुत स्ट्रांग होते थे, क्योंकि आदमी के हालात ही खराब होते हैं, इंसान खराब नहीं होता, उसके हालात उसको वैसे बना देते हैं। हिंदी को आपने सामान्य जनरल ऑडियंस को तक हिंदी में भी आपने फेरबदल किया है, संवाद में इसमें मोस्टली मीर मुनीर साहब ने जो संवाद लिखे हैं, और धनंजय हैं, इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है इसका, और इन दोनों ने, हाँ, तो बिल्कुल इनको उपन्यास दे दिया गया था, और ये कह दिया गया था कि इसमें जो डायलॉग हैं प्रेमचंद जी के, वो कोशिश कीजिएगा कि रहें, वो डायलॉग बदले नहीं जाए। तो कई जगह पे अगर डायलॉग कोई बदल भी देता था तो मैं सेट पे वापस रीराइट कर देता था, क्योंकि मुझे वो याद थे डायलॉग काफ़ी उनके। देखिए, मैंने जैसा कहा कि आपको मैं पहले कर्म भूमि बना चुका हूँ। कर्म भूमि में मुंशी प्रेमचंद के बाद उपन्यास में अगर आप देखें तो कर्म भूमि हो गया, सेवा सदन हो गया, बाज़ार हुस्न जो सेम सब्जेक्ट है, इसके बाद गोदान हो गए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आज से रिलेट करते हैं, जो आज कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट जब आप पुराना उठाते हैं, 40 साल 50 साल पुराना, कोई शेक्सपियर के ऊपर फिल्म बनाता है, कोई दूसरे नावल पे देवदास बनी फिल्म बनी, तो वो भी आज से 50 साल पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन आपने उसको कंटेम्प्रेरी कैसे उसको आपने ट्रीटमेंट देके उसको रिलेट करवाया आज के लोगों के साथ, वो हमने इसमें कोशिश की है थोड़ी बहुत। हिंदी साहित्य की कमनसीबी की जगह विशाल भारद्वाज को शेक्सपियर नजर आता है, मुंशी प्रेमचंद नहीं है, या तो उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं हो। जब भी ये क्या फरमाया हो आपने, मुझे फिल्म ऑफर की गई थी, सोचा जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुझे पढ़ने का भी शौक़ है, पढ़ता रहता हूँ बड़े बड़े। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जब इन्होंने नाम लिया, कि मैंने पढ़ी हुई थी उनकी सारी किताबें, और इतना अच्छा लगा कि मुझे ये असाइनमेंट कहें क्या करें, ये खिदमत कहें क्या, मुझे जो मिला, मुझे इतना अच्छा लगा मुंशी प्रेमचंद जी का, क्योंकि उनका मैं बहुत फ़ैन हूँ। आप लोगों को याद होगा मुंशी प्रेमचंद जी मुंबई में रहे कितने साल, मुंबई में रहे हैं, पता है आपको? बिल्कुल, हाँ, मुंबई में रहे हैं। हमारे परेल और लाल बाग के एरिया में वो
रहे हैं यहाँ पे दिखते भी थे। वो कुछ पता नहीं क्यों उस इलाके में रहते थे और उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। वो कुछ वो मिलों का वो जो 32 से लेकर 34 तक हाँ, वो यहाँ थे। या 36 में उनकी डेथ हुई थी। तो ये मतलब उनकी राइटिंग इतनी रियल होती थी कि कोई भी जिसकी समझ में आ जाए ना मुंशी प्रेमचंद, वो कहेगा उनसे बड़ा राइटर कोई है ही नहीं, और है भी नहीं। ये भी बताऊँ अपनी नौयत के बहुत बड़े राइटर, और हमें इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पिक्चर आपको आप देखेंगे ना बांध लेगी बिल्कुल अपने आप में ना। बहुत हमारे ये तो जान है इस पिक्चर की ये, और सब के सब किरदार अपनी जगह, लेकिन इनका एक सेंट्रल कैरेक्टर है इनका यशपाल जी का। 50 साल पुराना बनारसी या आपको बनारस आज में ढाल के बीमार हूँ, लेकिन मैं मुंशी जी को मुंशी जी नहीं कहना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद जी को खिराज अकीदत देना था। मैं बिल्कुल भाग कर आया कि मैं ज़रूर इसमें जाऊंगा और मैं कुछ अल्फाज उनकी शान कुछ कह पाऊंगा और ज़रूर तो ये वो जो इसमें जो नज्म है हाँ। वो आप कोई गुनगुना सकते हैं या कुछ ऐसा वो भूल सकते देखिए इस कंडीशन में मैं नहीं हूँ कि मैं भी कुछ गुनगुना सकूँ बेटा, क्योंकि मेरी बीमारी की मजबूरी है। और फिर आप लोग कहेंगे मतलब आउट ऑफ 100 ना मुझे 0 देंगे नंबर कि ये ख़याम साहब को क्या हो गया, ये क्या सुना रहे हैं। तो इसलिए मेरा वो आप वो तो फिल्म देख ही रहे हैं, फिल्म देखेंगे आप, वो जो कुछ इसका ऑडियो वगैरह कुछ जो भी होते हैं वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप कोई कमी नहीं पाएंगे, कोई कमी हमारे डिपार्टमेंट में और साथ सभी डिपार्टमेंट में। वो तो है ही, मैंने पहले ही उनका तो पदवी है कैप्टन ऑफ द शिप, वो तो है ही, लेकिन और इन्होंने भी हक अदा किया है। अब पूरे मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि पूरी यूनिट ने हक अदा किया है। और नौजवान ये हमारे हीरो हैं, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और सारा। और हमारे और कौन से आर्टिस्ट हैं? वो राजीव जी हैं, वीरेंद्र सक्सेना हैं, या बिल्कुल ओमपुरी हैं, या जी, रेशमी घोष हैं जो मेन लड़की हैं, राजेश्वरी सचदेव हैं, और ये हमारे मिश्रा जी तो कुछ इधर दीजिए ना। राइट्स की प्रॉब्लम नहीं है, राइट्स फ्री है। और अपनी कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से 50 साल के बाद राइटर की डेथ के बाद वो फिर नेशन को चले जाते हैं। तो जो कलाकार आपने चुने हैं जी ये बहुत बिफिटिंग रोल है। और आजकल लोग साहित्य के ऊपर पिक्चरें कहाँ बहुत कम बन रही हैं, तो आई फील प्राइड कि हम लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है और उसको बना रहे हैं। और क्योंकि मोस्टली जो हिंदी साहित्य में जो बड़े राइटर्स हैं उनके ऊपर फिल्में अभी बनना कम हो गई हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों की भी अब इस फिल्म को आप देख के आप पाकीज़ा और उमराव जान की टक्कर में पाएंगे। यूपी गवर्नमेंट टैक्स फ्री के लिए उस समय जया जी थी वहाँ पर, उन्होंने किया भी था, जया बच्चन सब्सिडी ग्रांट किया था, लेकिन अभी हम लोगों ने अवेल किया नहीं है बिकॉज वो हाँ फिर उन्होंने स्क्रैप कर दिया था। लेकिन अभी ये अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस फिल्म को देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। नहीं, हम लोगों ने इंटरटेनमेंट टैक्स माफ़ करने के लिए अप्लाई किया है, वो फिल्म देखने वाले हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी गई है फिल्म,
पीएम हाउस में दिखाने के लिए, बिकॉज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करती है, तो वहाँ के उनका इंटरेस्ट रहता है। हाँ, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है ना उसमें। तो सवाल अहमद वसी आपसे भी है। मैं अपनी खुशनसीबी कहूँगा और साथ साथ में एक ख़ास बात हूँ कि शायरी और मेरे शायर, ये उनका कलाम जो मुझे मिला, ये ख़याम 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 हो गई, ये उनका कलाम है। देखिए, ख़याम अपनी जगह, अल्लाह ईश्वर ने जो बनाया है, इंसान क्या है वो ठीक है, इंसान सिंसियर हो, अपना काम करे, वो ओके, लेकिन इतना नाम हो जाना और उस नाम में अगेन मैं वो जुबड़ा कहूँगा कि मेरे शायरों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप सुनेंगे इनका कलाम, माया गोविंद जी का नगमा भी एक इसमें इस फिल्म में है, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। और इन्होंने जो कलाम लिखा, देखेंगे आप कि क्या लिख दिया इन्होंने और हक अदा कर दिया मुंशी प्रेमचंद जी का और उनकी कहानी का। और तो ये अब अच्छे शायरों का चुनाव, अच्छे शायरों के साथ सोहबत में बैठना उठना, इन बड़े बड़े शायरों के, साहिर साहब यानी देखिए, सबसे पहले जो आपने मेरा नगमा सुना होगा, देखिए 2 बोल सुना दूँ आप लोग, ये सुनिए बेटा, बिटिया लोग भी हैं कहीं, ये बैठे आप आइए। हमारी पहली गज़ल जो सुपर डुपर हिट हुई, ये 48 में रिकॉर्ड हुई, 48 और 49-50 में रेज ऑफ द नेशन बनी गज़ल। उस वक्त क्या माहौल था आप लोगों को मालूम है। गज़ल, आप उसके बोल सुनिए। अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। क्या बात, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। आगे सुनिए। हमारी याद आ जाती तो हो, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। तो ये पहली गज़ल मेरी ऐसी हिट हुई। तो आपने जो जिक्र किया ना बड़े बड़े शायर, आप यकीन करेंगे बड़े बड़े शायर मुझे चाहने लगे, सारे के सारे। मजरूर सुल्तानपुरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आज़मी साहब और जानिसार अख्तर साहब और साहिर लुधियानवी साहब। तो ये उस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब हर एक ने मुझे लब्बैक कहा और कहा कि इकट्ठे काम करेंगे। तो ये और फिर मेरी खुशनसीबी के बड़े बड़े अदीमों का साथ रहा मेरा, उनके साथ उनकी सोहबत में रहा, जिसमें कृष्ण चंद्र जी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी साहब हैं और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब। तो ये चंद नाम ले रहा हूँ और बड़े बड़े और भी साहिबान जिनकी सोहबत में बैठा और उनसे हमने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या पा लिया। तो ये क्वालिटी है ना, तो यूं ही नहीं होती, ये सोहबत में होती है। सोहबत में कोई किन लोगों की सोहबत में हम बैठे हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर दिया, और उस काम का इतने बुलंद दर्जा काम का सुपर डुपर हिट होना विदाउट एनी एड। आज तो देखिए
आपसे तो आप ज़्यादा जानते हैं किस तरह किस चीज़ को हिट बनाया जाता है, हिट बना कर दिया जाता है। वो सारा वो कुछ नहीं था, ज़ीरो एकदम। जो एक नॉर्मल सी पब्लिसिटी होती है, पोस्टर बन गए, वो बन गए, वो बन गए, कुछ भी नहीं। तो ये बुलंद पाया काम का, बुलंद पाया शायरी का, और इतनी बुलंद पाया मौसीकी का। मैं ये कहूँगा ये सिर्फ शायरी बुलंद पाया नहीं है, इसमें मौसीकी संगीत वो उतना ही बुलंद पाया, वो कम नहीं है। वो दोनों मिलकर इतना वो एक जैसे होता है ना, लोगों को कहना है कि एक जादू क्रिएट होता है, जादू क्रिएट होता है, एक नशा क्रिएट होता है, यानी ये आलम रहता है। और अगेन मैं उस बात पे आ जाता हूँ कि ये अच्छी शायरी जो मिली, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे मेहरबान मिले, मोहसिन मिले, ये सब के सब इतना मुझे इन्होंने चाहा, इतना। और मगर थी वो गज़ल, पहली गज़ल अब वेरी यंग एज में मैंने कंपोज की।